देखो इसमें नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस इन YDSC कि YDSC के केस में क्या होता है कि 2 कार्डबोर्ड्स लेते हैं हम, इसमें 2 स्लीट यानी कि 2 होल करते हैं, 2 कार्डबोर्ड ये स्क्रीन की तरह बिहेव करती है, कार्डबोर्ड्स में क्या कर दिया आपने 2 स्लीट यानी कि 2 सोर्स की तरह काम करेंगे। यहाँ पे क्या ले लिया आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यही कितने सोर्स में डिवाइड कर लेते हैं हम 2 सोर्स में, ऐसे 2 सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी कि उन दोनों में निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो क्या हो सेम हो, तो इसमें से भी जो वेवलेंथ निकलेंगी वो भी क्या होंगी सेम होंगी। तो यानी कि एक ही सोर्स के हमने क्या बना लिए 2 सोर्स, क्योंकि YDSC को करने के लिए हमें ऐसे 2 सोर्सेज यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत थी कि जिसमें हमें ऐसे 2 सोर्सेज चाहिए थे जिनमें निकलने वाली वेव जो उनका वेवलेंथ क्या हो सेम हो। तो यानी कि यहाँ पे क्या बनता है सेंट्रल ब्राइट जब पाथ डिफरेंस क्या हो 0 और पाथ डिफरेंस भी क्या हो 0 यानी कि डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तभी क्या बनता है सेंट्रल ब्राइट बनता है। तो इसमें से जो फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या होती है लैम्डा डी बाई डी, ये फ्रिंज विड्थ क्या होती है 2 ब्राइट्स के बीच का सक्सेसिव गैप होता है लैम्डा डी बाई डी, किन्हीं भी 2 ब्राइट्स का देख लो, फर्स्ट ब्राइट यहाँ पे बनेगा तो उनके बीच का ये जो गैप होगा ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट, तो ये गैप कितना होता है लैम्डा डी बाई डी। तो इस केस में अगर ये बोल दिया कि लैम्डा को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया आपने लैम्डा को इंक्रीज कर दिया, तो जो फ्रिंज पैटर्न है वो एक्सपेंड होगा कि श्रिंक करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि फ्रिंज विड्थ यानी कि बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा एक्सपेंड कर जाता है। तो फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाएगा उस केस में फ्रिंज पैटर्न एक्सपेंड फैल जाएगा, यानी कि दूर दूर बनने शुरू हो जाएंगे, क्या बनने दूर दूर ब्राइट्स बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कैपिटल डी गैप इन दोनों के बीच का, कैपिटल डी क्या है इन दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच का गैप है, स्मॉल डी क्या है दोनों स्लिट्स के बीच का गैप है, सॉरी कैपिटल डी दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच का गैप क्या है कैपिटल डी। अगर इसको आपने इंक्रीज कर दिया तो फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाएगा एक्सपेंड करेगा कि श्रिंक करेगा, ये मॉडिफिकेशन नंबर 1 है, केस नंबर 1 है, मतलब ये एक्सपेंड कर जाएगा इसमें भी। अगर आपने दोनों स्लिट के बीच का गैप अगर इंक्रीज कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा फ्रिंज पैटर्न क्या होगा एक्सपेंड करेगा कि श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा यानी कि पास पास बनेंगे, ठीक है। तो एक ये पूछे अगर लैम्डा को डिक्रीज करोगे तो फ्रिंज पैटर्न क्या करेगा श्रिंक करेगा उस केस में, लैम्डा को डिक्रीज करोगे तो, और कैपिटल डी को डिक्रीज करोगे तो क्या करेगा श्रिंक करेगा, और स्मॉल डी को अगर डिक्रीज करोगे तो क्या करेगा एक्सपेंड कर जाएगा। अगर इसको डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा श्रिंक करेगा, कैपिटल डी को डिक्रीज करोगे तो क्या करेगा श्रिंक करेगा, और स्मॉल डी को अगर डिक्रीज करोगे तो क्या करेगा एक्सपेंड, ठीक है। ये पूछ लेता है एक, अगर इसमें ये पूछ लिया कि वाइट लाइट इस केस में 7 कलर है, अलग अलग टाइप जो वेव आ रही है वो क्या आ रही है अलग अलग कलर की आ रही है, तो फ्रिंज जो विड्थ होगी वो किसकी ज़्यादा होगी रेड की होगी, यानी कि विबग्योर तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी रेड की, विबग्योर, ये क्या हो जाएगी क्योंकि जो वेवलेंथ है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है रेड के लिए, यानी कि वेवलेंथ का अगर ऑर्डर लिखोगे तो रेड के लिए सबसे ज़्यादा होती है, फिर किसके लिए ज़्यादा होती है सबसे कम होती है वॉयलेट के लिए, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड के लिए, तो फ्रिंज विड्थ भी सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी वॉयलेट के लिए, ठीक है। सॉरी सबसे ज़्यादा रेड के लिए होती है वेवलेंथ, तो फ्रिंज विड्थ भी सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी रेड के लिए। हो गया नेक्स्ट देखो केस नंबर 2,
ये बोल दिया कि अगर लैम्डा की वैल्यू आपको 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है तो तब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 12th ब्राइट। लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4000 एंगस्ट्रॉम, तो कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं 12। अगर लैम्डा की वैल्यू जो कर दी वो कर दी मान लो 3000 एंगस्ट्रॉम, कितनी कर दी 3000 एंगस्ट्रॉम कर दी, तो बताओ कि कौन सा ब्राइट्स कितने फ्रिंजेस बनेंगे, उस केस में ये बताना है। और ये बोला गया कि जितने उसमें गैप में ये बन रहे थे पहले जब लैम्डा की वैल्यू ये वाली थी तो इतने बन रहे थे, अभी भी उतने ही गैप में कितने बन जाएंगे ये बताना है। यानी कि 12th ब्राइट और nth ब्राइट जो है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ये आपको गिवन है कि 12th ब्राइट एंड nth ब्राइट आर कोइंसाइडिंग, तो कितने बन जाएंगे ये पूछा गया कि कितने ब्राइट्स बनेंगे, अब ये पूछ लिया 16 में जाएंगे। यानी कि पहले इसमें एक शॉर्टकट होता है n1 लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 लैम्डा 2। इसने कहा कि ये 12th ब्राइट कोइंसाइड कर रही है किससे, nth ब्राइट से, यानी कि उतने ही पैटर्न उसमें ही बन रही है उतनी फ्रिंजेस, तो कितने आ जाएंगे, यानी कि फ्रिंजेस ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या कर दी आपने, कम कर दी, यानी कि ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा पैटर्न। तो यानी कि n1 की वैल्यू क्या दे रखी थी 12 इंटू में लैम्डा की वैल्यू 4000 इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी निकालनी है हमें, इंटू में लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 3000, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, यानी कि n2 की वैल्यू आ जाएगी 16th ब्राइट बनेगा। पहले कितने बन रहे थे 12, अब कितने बन जाएंगे 16th। ठीक है, 8 ऊपर 8 नीचे। इसको डायरेक्ट भी हम वैसे भी सोच सकते हैं कि पहले मान लो 12th ब्राइट बन रही थी तो दोनों के बीच कितनी थी लैम्डा d बाई डी, ये दे रखा है हमें। अब कितने बनने चाहिए, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो यानी कि फ्रिंज पैटर्न तो उतना ही होगा, तो इस केस में यानी कि n इंटू में क्या कर देंगे लैम्डा d बाई डी। अब ये तो सेम ही है कैपिटल D और स्मॉल d, तो यहाँ पे लैम्डा 1 आपको दे रखा है, लैम्डा 2 दे रखा है, n निकाल लेंगे। ठीक है, जल्दी नोट करो। थर्ड केस देखो, अब मान लो इन दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच आपने कोई और लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n है, पहले तो एयर थी, अब कोई और लिक्विड भर दिया, वाटर है या फिर कोई और फ्लूइड भर दिया इसमें, तो उस केस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n है, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी ये पूछा जाता है। तो इस केस में वेवलेंथ क्या हो जाती है n टाइम्स कम हो जाती है, तो यानी कि जो w होगा वो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई n कैपिटल D बाई में स्मॉल d, क्योंकि वेवलेंथ हमें पता है कि एक मीडियम से एयर से अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस n को हम डायरेक्टली नीचे वाले d के पास में लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ निकाल लो डायरेक्टली, वैसे लिख लो, मतलब स्टैंडर्ड तो ये होगा कि वेवलेंथ कैसे इफेक्ट पड़ेगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है n टाइम डिक्रीज हो जाती है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी उतनी ही कम हो जाती है, फ्रिंज पैटर्न भी उसके हिसाब से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ कम हो रही है तो उस केस में फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी इस केस में कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर कोई और मीडियम मान लो वाटर है तो कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई में 4/3 वाटर के लिए, मान लो कोई और फ्लूइड भर रखा है तो उस केस में क्या हो जाएगी वो लिख देंगे हम। ठीक है, नोट कर लो इसको, यानी कि ये न्यू आ जाएगी आपके पास। पहले तो कितनी थी, अगर एयर थी तो लैम्डा d बाई डी ये थी, अब नई ये वाली हो जाएगी अगर कोई और लिक्विड भर दिया तो कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई n इंटू में कैपिटल D बाई स्मॉल d।
केस नंबर 4। अब मान लो इसके एक स्लीट के आगे, ऊपर वाले स्लीट के आगे आपने एक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस है t, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, n है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको n, इसकी थिकनेस क्या दे रखी है t। तो अब इस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रिंज पैटर्न पे, ये पूछा गया है, क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। शिफ्ट हो जाएगा ना, इस केस में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पैटर्न। अगर ऊपर वाले स्लिट के आगे स्लैब रखिए तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेंट्रल ब्राइट जहां बन रहा था उससे ऊपर बन जाएगा अब। और नीचे वाले स्लिट के आगे अगर स्लैब रखोगे तो फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ना एक्सपैंड करेगा ना श्रिंक करेगा, बस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट पहले जहां बन रहा था अब उससे शिफ्ट हो जाएगा। अगर स्लैब ऊपर रखी है तो ऊपर की तरफ से शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे स्लैब रखी है तो क्या होगा, डाउनवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, अब मान लो कि इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ इनसाइड द स्लैब क्या हो जाएगी, वेवलेंथ इनसाइड द स्लैब क्या हो जाएगी, इनसाइड स्लैब कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय एन, ये हो जाएगी इनसाइड द स्लैब। यहाँ से अगर वेव आएगी तो छोटी छोटी बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, तो इस केस में तो सीधी आएगी ऐसे, तो इसमें क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, कम, यानी कि पल्सेस बिल्कुल नज़दीक नज़दीक बढ़ेंगे, तो कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय एन। इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, इनसाइड स्लैब ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगी, एन इंटू टी, और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ वो क्या हो जाएगी, टी। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि एन टी माइनस टी, तो टी कॉमन ले ले, एन माइनस 1, इतना डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ गई आपके पास। तो जो शिफ्ट होगी वो इतना शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि एन माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई डी, इतना शिफ्ट हो जाएगा किधर, ऊपर की तरफ। किधर, किस चीज़ की, तो आप बताओ, आपको आ रही है, इसका मतलब तो हमें से आ रही होगी किसी में से ना, इतना शिफ्ट हो जाएगा। अगर स्लैब यहाँ पे रख दी तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अगर डाउनवर्ड की स्लैब रखी है तो शिफ्ट क्या हो जाएगी इस केस में, n माइनस 1 टी डिवाइड बाई स्मॉल डी, इतना, और ये किधर शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। नोट करके लिख लो इस बात को। If slab is placed in front of upper slit, if slab is placed in front of upper slit, then whole pattern shift upward, and if slab is placed in lower slit, then whole pattern get shift downward. यानी कि यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, अंदर ऐसे छोटी छोटी ये बनेंगी, ऐसे वेव आई, फिर क्या हो जाएंगे, इससे छोटी, इसमें तो ऐसे वेव आई, और ये ऐसे। तो लेंथ किसकी ज़्यादा है, मेरे को ये बताओ, लेंथ किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले की ज़्यादा है। तो तभी क्या होगा, ऊपर वाले की अगर लेंथ ज़्यादा है हो, सेंट्रल बाइट तभी बन सकता है जब गैप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो ऊपर वाली तो ऑलरेडी बड़ी है तो इसको बड़ा करने पड़ेगा, मतलब, तो यानी कि होल पैटर्न क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इतना शिफ्ट हो जाता अगर ऊपर वाले के आगे स्लैब रख दी तो। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट, if slab is placed in front of upper slit, then whole pattern shift upward.
and if slab is placed in lower slit, if slab is placed in front of lower slit then whole pattern get shift downward, और shift जो होगी वो हो जाएगी n-1 into t into capital D by small d. आगे समझ, क्यों शिफ्ट होगा भी पता लग गया, क्योंकि इसमें स्लैब रखी तो वेवलेंथ इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. सेंट्रल बाइट अगर बनाना है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस भी 0 होना चाहिए, फेस डिफरेंस भी 0, तो इसको भी इसके बराबर करने के लिए ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. और मैम फिर इसके अंदर जो ये रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड होती है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं देखते हैं. मतलब उसको एक बार हट के सोचना पड़ेगा आपको, सभी तो सभी मिक्स ही हो जाएंगे, सबको एक ही जैसा सोचते रहो आप. शिफ्ट तो होगा वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल बनाओगे, फिर उसके हिसाब से शिफ्ट होगा, बाहर का मीडियम क्या है, अंदर का कितना दे रखा है, फिर किधर शिफ्ट हो गई तो किधर शिफ्ट होगी, बाहर के मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इसका क्या मीडियम दे रखा है उस पर भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, दोनों का क्या पता, बाहर का ज़्यादा दे रखा हो अंदर का कम दे रखा हो, तो सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो. इसमें अंदर डेंसर ही होता है किसके, जो ये स्लैब रखी है इसके स्लैब का क्यों जरूरी थोड़ी ना अंदर भी एयर हो सकती है बाहर भी एयर हो सकती है. और अगर अंदर वाला रेयर हुआ तो ये तो नीचे की साइड शिफ्ट होगा ऊपर की साइड. ऐसा कुछ नहीं देखते इसमें, सीधा ये देखते हैं कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वेवलेंथ पे इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि इस केस में ये नहीं देखते कि किधर क्या शिफ्ट होगा, कैसे होगा, कितना निकल के आता है, शिफ्ट जो निकल के आती है वो देखते हैं हम. तो इस केस में कैसे शिफ्ट हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर जाओ, जो डेरिवेशन होती है उस पर देखो आप कि वेवलेंथ कम हो जाएगी. अगर ऑप्टिकल पाथ एक से उसमें जा रही है तो उस केस में एक स्लैब दे रखी है आपको, इसके ऊपर मान लो ऐसे परपेंडिकुलर पड़ रही है तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इस केस में वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाती है, यानी कि नज़दीक नज़दीक पल्स बनेंगे तो वेवलेंथ उस केस में हो जाएगी. तो यानी कि और जो पाथ है वो क्या करेगी, वो ज़्यादा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम इक्वल ले रही है बट उस केस में पाथ जो है वो एयर में क्या कर लेगी, ज़्यादा कवर कर लेगी, पल्सेस दूर दूर बनते हैं, वेवलेंथ क्या हो जाएगी उस केस में कम हो जाएगी, उसमें ज़्यादा हो जाती है. तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी n इंटू टी, और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ थी क्या एक्चुअल में t थी, तो इसलिए डिफरेंस जो देख रहे हो वो n-1 इंटू टी, तो डिफरेंस इतना हो जाएगा, तो शिफ्ट भी उस हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि उस केस में ये वाली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ये क्या होगी कम होगी. तो ये देखते हैं इस केस में, वो वाली चीज़ें मिक्स करके नहीं चलते कि कैसे क्या होगा, क्योंकि इसमें देखो W जो होगा फ्रिंज विड्थ वो देखते हैं, वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. तो इस केस में वो देख रहे हैं, तो इस केस में ये ज़्यादा पाथ कवर कर रही है, कम पाथ कवर कर रही है, तो ज़्यादा पाथ कवर कर रही है तो इसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, क्योंकि डी और वो तो गैप तो वही देख रहे हो आप, एक की लैम्डा ज़्यादा हो रहा है एक का कम हो रहा है, ये इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है बस. क्योंकि कभी भी हमने पढ़ा इंटरफेरेंस में इतनी इधर बैंड हो जाएगी उधर बैंड हो जाएगी, ये सब कुछ है नहीं इसमें. तो फिर बहुत सारे फैक्टर फिर और आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा. इसमें लैम्डा की दे रखी है, उसको इसकी थिकनेस दे रखी है 6 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.5. वो तो ओवरऑल देखेंगे, दोनों के आगे रख दिया स्लिट, तो फिर ओवरऑल देखेंगे कि किधर शिफ्ट होगा. वो जरूरी थोड़ी एक के ऊपर रखा तो हम कह सकते हैं कि उस केस में डाउनवर्ड में अपवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाले की तरफ लगा नीचे वाले की तरफ लगे तो डाउनवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा. दोनों के आगे रख दिया तो हम सोल्व करके देखेंगे कि ओवरऑल किधर शिफ्ट होगा. फिर उस केस में जब हम ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये देखना चाहिए कि किधर बैंड होगी, कैसे मूव करेगी. तो लाइट रे से नॉर्मल डालते हैं, तो उस केस में मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वेव जा रही है तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पीड भी कम हो जाती है, फिर उस केस में वेवलेंथ भी कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी तो सेम ही रहती है. ठीक है, समझ आ गया. तो वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते कि यहाँ से यहाँ जा रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इस केस में यहाँ पे जाएगी फिर इधर से इधर जाएगी तो बात तो वही पड़ जाएगी. बैंड भी हुई मान लो, तो इस मीडियम से इसमें जाएगी तो मान लो हल्की सी बैंड होगी, फिर इधर से उधर जाएगी तो ओवरऑल तो वही जाएगी. तो ऐसे ही क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रही है
तो जितनी बैंड होगी फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, पहले मान लो ये रेयर से डेंसर में जा रही थी, फिर डेंसर से रेयर में भी जा रही है, उतनी ही बैंड हो जाएगी, क्योंकि मीडियम तो दोनों साइड सेम ही है। आगे समझ, इसमें बताना है आपको, और लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 1 मिलीमीटर। तो ये बताना है कि सेंट्रल ब्राइट की जगह कौन सा ब्राइट बनेगा। व्हाट इज इफेक्ट ऑन पैटर्न। शिफ्ट निकालने हैं। हाँ, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेंट्रल ब्राइट की जगह कौन सा ब्राइट बनेगा, ये बताना है। मतलब शिफ्ट का मतलब यही होगा, और हमें लिमिट तक सोचना चाहिए ताकि इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि हम साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। क्योंकि ऐसे चलने लगे तो ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे कर लें तो क्या हो जाएगा। तो वो एक जो क्वेश्चंस आते हैं जिन पे, तो वहाँ तक ही सीमित रहना चाहिए एक बार तो। कितना रहा इसमें, मीटर वाले को मिलीमीटर में करूँ या फिर मिलीमीटर वाले को मीटर। स्टैंडर्ड ही रखो आप कैपिटली। मैंने तो ये पूछा ही नहीं आंसर, फाइनल आंसर मैंने पूछा कि सेंट्रल ब्राइट की जगह कौन सा ब्राइट बनेगा, तो उसकी तो जरूरत है ही नहीं, वो तो स्टैंडर्ड लेके चलोगे आप फिर, कैपिटल डी और स्मॉल डी। जो डी है वो तो मीटर में है, और ये जो इसकी तो वो तो डी और डी की टर्म्स में ही निकालना आपको आंसर। इसमें देखो शिफ्ट की थी n-1 इंटू में टी डिवाइड बाय स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, तो n की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू, अब t देखो लैम्डा की वैल्यू 1 मिलीमीटर के लिए कितना है लैम्डा, लैम्डा के इक्वल तो 6 मिलीमीटर के लिए कितना हो जाएगा 6 लैम्डा। 1 मिलीमीटर यानी केवल लैम्डा दे रखा है, तो 6 मिलीमीटर के लिए कितना हो जाएगा 6 लैम्डा। लैम्डा 1 मिलीमीटर। अगर थिकनेस 1 मिलीमीटर होती तो वेवलेंथ कितनी होती लैम्डा, अब थिकनेस कितनी दे रखी है 6 मिलीमीटर, तो कितनी हो जाएगी वेवलेंथ। थिकनेस अगर 1 मिलीमीटर होती तो वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको अंदर अंदर, हाँ इसकी थिकनेस अगर 1 मिलीमीटर होती तो कितनी वेवलेंथ दे रखी है आपको लैम्डा के इक्वल। लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है 1 मिलीमीटर दे रखी है, तो अगर अब थिकनेस कितनी दे रखी है 6 मिलीमीटर, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 6 लैम्डा इंटू में टी की जगह आप क्या लिख दोगे 6 लैम्डा डिवाइड बाय डी इंटू में क्या हो जाएगा कैपिटल डी, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 0.5 यानी कि 5/10 इंटू में 6 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो कितना आ जाएगा 3 लैम्डा डी बाय डी, यानी कि कौन सा ब्राइट बन जाएगा सेंट्रल ब्राइट की जगह कौन सा ब्राइट बनेगा थर्ड ब्राइट। 3 लैम्डा डी बाई डी है तो कौन सा ब्राइट बन जाएगा थर्ड ब्राइट बन जाएगा। सेंट्रल ब्राइट की जगह कौन सा ब्राइट बनेगा अब थर्ड ब्राइट, ठीक है। यानी कि इतना शिफ्ट हो जाएगा नीचे वाला, यानी कि जो नीचे यहाँ पे जो थर्ड ब्राइट बनना था वो यहाँ पे बन जाएगा थर्ड ब्राइट, और सेंट्रल ब्राइट ऊपर कहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाले ब्राइट्स हैं वो सेंट्रल ब्राइट की जगह बन जाएंगे, तभी तो पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। सेंट्रल ब्राइट ऊपर कहीं बनेगा, नीचे वाला थर्ड ब्राइट इधर बन जाएगा कहीं। आगे समझ, इसकी थिकनेस दे रखी है आपको 4 लैम्डा, इसकी थिकनेस दे रखी है आपको 9 लैम्डा।
इसमें बताना है क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। एन की वैल्यू 2 और 5/2 दे रखी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको 5/2। व्हाट इज इफेक्ट ऑन पैटर्न? क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना आपको। ये कैपिटल डी दे रखा है गैप, और ये स्मॉल डी दे रखा है। फोर्थ राइट और पैटर्न किधर शिफ्ट होगा नीचे। देखो इसमें पहले इसके लिए निकालो शिफ्ट कितनी हो जाएगी। मान लो x1 n-1 यानी कि 2 - 1 इंटू में 4 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कितना आ जाएगा 4 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये तो इतना पढ़ने तो क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी ऊपर x2 जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5। तो यानी कि 2.5 - 1 इंटू में लैम्डा 9 लैम्डा डी बाय डी। तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू में 9 करोगे तो 13.5 लैम्डा डी बाय डी। तो इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो, यानी कि यानी कि 135/10 लैम्डा डी बाय डी। इसको 27/2 लैम्डा डी बाय डी कितना आ रहा है 27/2 लैम्डा डी बाय डी। सही। हाँ सही है, सही है 27/2 27/2 लैम्डा डी बाय डी ये आ जाएगा। और ये पैटर्न किधर है, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो डिफरेंस लो, कौन सा ज़्यादा रहा है, ये ज़्यादा है इसमें से। तो ओवरऑल जो पैटर्न क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो यानी कि 27/2 लैम्डा डी बाय डी -4 लैम्डा डी बाय डी कितना आ जाएगा। ये 8 माइनस करोगे तो 19/2 लैम्डा डी बाय डी यानी कि 9.5 लैम्डा डी बाय डी। तो उस केस में कौन सा ब्राइट बन जाएगा। और ये जो है पैटर्न ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो कौन सा बनेगा इस केस में 10th डार्क। सेंट्रल ब्राइट की जगह क्या बन जाएगा 10th डार्क। लिख लो इस बात को कि 10th डार्क विल बी एट पोजिशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। इस केस का आंसर आ जाएगा 10th डार्क will be position of central bright।
विल बी एट पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। 10th डार्क बनेगा सेंट्रल ब्राइट की जगह और पैटर्न किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि सेंट्रल ब्राइट क्या बनेगा, अब नीचे बनेगा और ऊपर वाला जो 10th डार्क है वो क्या बनेगा, अब सेंट्रल ब्राइट की जगह बनेगा। कोई डाउट? नेक्स्ट केस देखो। यहाँ पे वाटर रख दिया, मान लो इन दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच क्या ले लिया, वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया इसका, NW। यहाँ पे एक स्लिट रख दी, सॉरी एक स्लैब रख दी, क्या रख दी, एक स्लैब। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NG, यानी कि एक ग्लास स्लैब रख दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा आपको, NG। तो उस केस में अब कोई वो भी रख दिया आपको स्लैब, यानी कि दोनों मीडियम्स भी अलग कर दिया, वाटर फिल कर दिया और एक स्लैब भी रख दिया एक स्लिट के आगे। तो उस केस में जो फ्रिंज पैटर्न होगा, फ्रिंज विड्थ होगी, वो हो जाएगी NG/NW -1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल t। ये हो जाएगी, नोट कर लो इसको, NG/NW -1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल t। और ये पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा उस केस में, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसके आगे स्लैब रख दी तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो स्लैब भी रख दी और कोई और मीडियम फिल भी कर रखा है दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच, तो उस केस में फ्रिंज विड्थ जो होगी वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, अगर ऊपर वाले के आगे स्लैब रखिए तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे आगे रखिए तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दोनों में रख दिया तो ओवरऑल निकाल के पता लग जाएगा किधर शिफ्ट होगा। अब स्टैंडर्ड YDSC में क्या होता है, इन स्टैंडर्ड YDSC जो स्मॉल d होता है वो 1 मिलीमीटर, कैपिटल G होगा वो क्या लेते हैं हम 1 मीटर, और वेवलेंथ जो होती है वो क्या लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल लगभग, ये लेते हैं स्टैंडर्ड YDSC में। अब अगर ये बोल दे कि स्मॉल d की जो वैल्यू है वो 3 लैम्डा है, क्या ले लिया आपको 3 लैम्डा, तो अब बताओ पहले तो क्या ले रहे थे 1 मिलीमीटर, अब एंगस्ट्रॉम की टर्म्स यानी कि उससे कई गुना कम होगी, कई गुना कम होगी। तो उस केस में बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि ये मिलीमीटर में है और ये एंगस्ट्रॉम में 7, इतनी कम होगी, तो यानी कि बहुत ज़्यादा कम होगी। तो उस केस में ये बताना है कि अब कितने टोटल ब्राइट्स बनेंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ब्राइट्स। क्योंकि अब इनफाइनाइट तो बनेंगे नहीं, क्योंकि कितनी ज़्यादा, जब 1 मिलीमीटर ले रहे थे तो उस केस में इनफाइनाइट बन रहे थे, क्योंकि उस केस में हर एक का जो पाथ डिफरेंस है वो 1 मिलीमीटर से कम ही आएगा। अब कितना कर दिया आपने 3 लैम्डा, यानी कि इससे तो कई गुना ज़्यादा कम कर दिया अपने गैप दोनों स्लिट्स के बीच का। तो अब कितने ब्राइट्स बनेंगे, यानी कि पाथ डिफरेंस अब 3 लैम्डा से ज़्यादा नहीं हो सकता वेव्स के बीच का। मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 लैम्डा। स्टैंडर्ड YDS में मैक्सिमम कितना हो सकता था 1 मिलीमीटर, जो कि इसके सामने बहुत ज़्यादा है। तो अब कितने ब्राइट्स बनेंगे टोटल ये बताना है। मैक्सिमम कितने ब्राइट्स बन जाएंगे, टोटल कितने बन जाएंगे इस पैटर्न पे। अब देखो इस केस में एट इन्फिनिटी जो है वो 3rd ब्राइट बनेगा, क्या बनेगा 3rd ब्राइट बनता है।
इन्फिनिटी पे क्या बन जाएगा, थर्ड ब्राइट, क्योंकि मैक्सिमम अब 3 लैम्डा हो सकता है। तो उस केस में जब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का है तो कौन सा ब्राइट बनता है, थर्ड ब्राइट। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, पाथ डिफरेंस मैक्सिमम 3 लैम्डा का हो सकता है। गैप जितना दोगे मैक्सिमम उतना ही पाथ डिफरेंस पॉसिबल होता है। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 लैम्डा, तो इन्फिनिटी पे कौन सा बन जाएगा, थर्ड ब्राइट बन जाएगा। तो इन्फिनिटी पे जो देखोगे तो वो कौन सा बनेगा, थर्ड ब्राइट। फिर क्या बनेगा, सेकंड ब्राइट, और ये क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट, और नीचे यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट। सेम नीचे फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट और इन्फिनिटी पे थर्ड ब्राइट। इनके बीच का गैप भी इक्वल नहीं होगा, इनके बीच का कम होगा, फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट, सेकंड और थर्ड के बीच गैप बहुत ज़्यादा होगा, गैप भी इक्वल नहीं होगा उस केस में। तो यहाँ पे इन्फिनिटी अब टोटल कितने बन गए, 3 और 3 और एक 7, यानी कि टोटल कितने ब्राइट्स बन जाएंगे, 7 ब्राइट बन जाएंगे। 3 ब्राइट्स ऊपर, 3 नीचे और एक सेंट्रल ब्राइट, टोटल कितने बन जाएंगे अब 7। समझ आ गया क्यों बनेंगे ऐसे, क्योंकि पहले हम ले रहे थे डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर, अब ले रहे हो एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, जो कि क्या होगा, बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, 1 मिलीमीटर के कंपैरिजन में। तो गैप बहुत कम कर दिया, तो इनफाइनाइट नहीं बनेंगे। मैक्सिमम गैप ही पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का हो सकता है, तो उस केस में 3 लैम्डा यानी कि इनफाइनाइट पे ये जो बन रहे थे मैक्सिमम जो गैप डिफरेंस है वो 1 मिलीमीटर का, तो उस केस में इनफाइनाइट पे कई सारे ब्राइट्स बनते जाएंगे ऐसे। तो इसमें कितने बन जाएंगे, इन्फिनिटी पे कितने बन जाएंगे, थर्ड ब्राइट, तो 3 ऊपर 3 नीचे एक सेंट्रल ब्राइट, टोटल कितने हो जाएंगे 7। अगर मैंने डी की वैल्यू क्या दे दी आपको, 4 लैम्डा, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 दे दी लैम्डा, 4 लैम्डा दे दी, टोटल कितने बन जाएंगे 9। 4 ऊपर 4 नीचे एक सेंट्रल ब्राइट, कितने बन जाएंगे 9। टोटल कितने बनेंगे पूरे स्क्रीन पे, तो 9 बन जाएंगे। इन्फिनिटी पे क्या बन जाएगा, फोर्थ ब्राइट, फिर थर्ड सेकंड फर्स्ट, फिर सेंट्रल ब्राइट, फिर नीचे फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ, तो टोटल कितने बन जाएंगे 9। तो इसमें फॉर्मूला होता है कि जो कितने नंबर ऑफ ब्राइट्स बनेंगे होता है 2 इंटू में डी बाय में लैम्डा प्लस 1, प्लस 1 करते हैं क्योंकि क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट भी बनता है। तो 2 इंटू डी बाय में लैम्डा प्लस में 1, इतने नंबर ऑफ टोटल ब्राइट्स निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। समझ आएगा। 5 लैम्डा अगर दे दिया तो कितने ब्राइट्स बन जाएंगे टोटल, डी की वैल्यू क्या दे दी आपको 5 लैम्डा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट्स कितने बन जाएंगे 11। 6 लैम्डा अगर दे दी तो कितने बन जाएंगे 13। एनी डाउट। ये तो मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ एक केसेस थे, अगर ऐसा गिवन है तो पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ आ गई सारी की सारी।